नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गुदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 24 अप्रैल को पूरे देश भर में नेशनल पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आप जानते हो कि इसके पीछे का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जिस समय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था वर्ष 1992 का, जिसने भारत के संविधान के भीतर एक नए अध्याय के रूप में पंचायती राज व्यवस्थाएं जो थी इनको शामिल किया था। और इसी पंचायती राज व्यवस्था को देश भर के भीतर जो इम्प्लीमेंट किया गया था यानी कि जो कार्यान्वित किया गया था, उसका समय था 24 अप्रैल वर्ष 1993, यानी कि 24 अप्रैल 1993 से देश के भीतर जो पंचायती राज व्यवस्थाएं थी वो इम्प्लीमेंट हुई थी, लागू हुई थी, जिसके लिए 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। तो यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष जो है 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंचायती राज के बारे में और भारत के संविधान के भीतर पंचायती राज को लेकर जो भारत के संविधान का भाग 9 है उस पर हम लोग जो है डिटेल में परिचर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भारतीय संविधान है इसके भीतर जो पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो व्यवस्था की गई है, ये भारत के संविधान के भीतर जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 है, इस पार्ट 9 के भीतर इसको मेंशन किया गया है। भारत के संविधान के भीतर अगर अनुसूचियों की बात करें तो शेड्यूल जो भारत के संविधान का 11 है, इस जो है 11वें शेड्यूल में इसको शामिल किया गया, जिसके लिए जिस समय 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 का, इसके द्वारा इसको जो है शामिल किया गया था 11वीं अनुसूची के रूप में। और वर्तमान स्वरूप अगर इसकी बात करें तो भारत के संविधान के भीतर अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक के जो प्रावधान है वो भारत की संविधान में जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में जो है जानकारी साझा करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वास्तव में इसका जो है कार्य क्या है। आप लोग जानते हैं कि प्राचीन समय से ही, इवन अगर मैं वैदिक कल्चर की तरफ भी जाऊं, वैदिक काल की तरफ भी जाऊं, तो देश के भीतर हमेशा से जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस रही है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस रही है, अर्थात कि हम लोग बात करें जो स्थानीय स्वशासन की सरकारें भारत में रही हैं, स्थानीय स्वशासन की सरकारें। तो ये जो स्थानीय स्वशासन की सरकारें रही हैं, इनके भीतर जो है सरकारों को दो तरीके से बांटा जा सकता है। मतलब लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहाँ पर हो सकता है, एक तो हो सकता है रूरल एरियाज में, यानी कि ग्रामीण जो क्षेत्र है यहाँ पर, और एक हमारे पास में हो सकता है अर्बन एरियाज में, यानी कि जो हमारे पास में शहरी क्षेत्र है। तो शहरी क्षेत्रों के लिए जो है यहाँ पर भी लोकल सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए, और जो हमारे पास में ग्रामीण क्षेत्र है, इन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है वो होनी चाहिए। अब जो ग्रामीण क्षेत्र की लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, इसके लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने जो है व्यवस्था की थी पंचायती व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका कंसेप्ट आया था। और वहीं अगर शहरों की तरफ बात करें तो शहरों में आती हैं यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पंचायतें, आप लोग कह सकते हैं नगर पालिकाओं के रूप में इनको जान सकते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज जो है इनका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था संविधान के भीतर। जहां मैंने बात की कि भारत के संविधान का जो भाग 9 है उसमें जो है व्यवस्था की गई है पंचायती राज की, तो वहीं जो है भाग 9 को जब आप लोग पढ़ेंगे, भाग 9 ए जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें व्यवस्था की गई है लोकल सेल्फ गवर्नेंस में, अर्बन या शहरी जो है क्षेत्रों के लिए म्यूनिसिपैलिटीज के रूप में। भारत के संविधान का जहां हमारे पास में शेड्यूल जो है 11 पंचायती राज को दर्शाता है, वहीं जो भारत के संविधान का शेड्यूल 12 है, अंतिम अनुसूची है, वो जुड़ी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेकर। जहां एक और मैंने बात की कि 243 से लेकर 243 ओ तक की जो बातें हैं वो पंचायती राज से जुड़ी है, तो वहीं हम लोग बात करेंगे 243 पी से लेकर 243, फिर आप लोग जेड को क्रॉस करने के बाद जेड जी तक जब जाओगे तो यहाँ पर जो पूरा भाग आता है वो जो आता है म्यूनिसिपैलिटीज को लेकर आता है। पर आज की इस क्लास में जो हम लोग बात करेंगे उसमें हम लोग एक ही टॉपिक को जो है डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके भीतर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो हम लोग जानकारी हासिल करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले पंचायती राज को जानने से पहले अपने आप से एक प्रश्न जरूर पूछना है, और प्रश्न सिंपल सा ये पूछना है कि देश के भीतर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। मतलब जो हमारे पास में पंचायती राज संस्थाएं हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, आखिर में इसकी जो है आवश्यकता क्या थी, आखिर में इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। तो इसकी अगर मैं आवश्यकताओं की बात करूं कि ऐसी क्या आवश्यकता थी जिस वजह से देश में पंचायतों का आना अनिवार्य था, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा भारत के संविधान के संज्ञा स्वरूप के चलते, जहां पर
हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो कहता है अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर और द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और अगर भारत के भीतर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को इम्प्लीमेंट करना है तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास में जो है पंचायती राज का होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हमारे पास में पंचायतों का होना जो है अनिवार्य था। ये इसकी जो है पहली विशेषता आती है। दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि टू क्रिएट और टू फॉर्म द लोकल सेल्फ गवर्नेंस, टू फॉर्म द लोकल सेल्फ गवर्नेंस या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज। अगर जो है ग्रामीण क्षेत्र में स्वशासन सरकार चाहिए, जो हमारे पास में रिमोट एरियाज हैं, जो हमारे पास में रूरल एरियाज हैं, अगर इनमें जो है स्वशासन चाहिए स्थानीय, तो उसके लिए जो है पंचायतों का होना अनिवार्य है। और तीसरा और सबसे जो प्रमुख आता है उसमें टू इम्प्लीमेंट डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, यानी कि जो हमारे देश के भीतर, जो हमारे जो है भारतवर्ष के भीतर डेमोक्रेसी है, यानी कि जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को ग्रास रूट तक पहुंचाना है। देखो यहाँ पर ग्रास रूट का मतलब ये समझिए कि हर एक व्यक्ति तक, अंत्योदया जो व्यक्ति है उस तक जो है अगर हमें शासन प्रशासन पहुंचाना है तो उसके लिए जो है देश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का होना जो है अति अनिवार्य है। जैसे मैंने अभी आपसे साझा किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सिद्धांत कोई नया नहीं है, बल्कि अगर मैं इसके जो है ऐतिहासिक पल की तरफ चलूं, हिस्ट्री की तरफ चलूं, तो आप लोग जानते हैं कि प्राचीन समय से ही, एक बार आप लोग वैदिक एज को जरा याद कीजिए। वैदिक एज में जो है पंचायती राज के लिए 3 जो है हमारे पास में संस्थाएं थी। जैसे अगर हम लोग जो है अर्ली वैदिक एज में चलें तो वहाँ पर सभा हुआ करती थी, वहाँ पर जो है समिति आया करती थी, वहाँ पर जो है विदत हुआ करता था। और ऋग्वैदिक काल में जो सभा समिति विदत थे ये भी अपने आप में एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है बॉडीज के रूप में कार्य करती थी। अगर मैं सभा की बात करूं तो राजा के जो है निर्वाचन को राजा को जो है सलाह देने के लिए जो है सभा होती थी। राजा के निर्वाचन और जो है पुनर्निर्वाचन के लिए समिति का गठन होता था। और राजा की जो सैन्य सलाहकार जो समिति होती थी उसके लिए जो है विदत का क्रिएशन होता था। तो प्राचीन समय से ही हमारे पास में लोकल सेल्फ गवर्नेंस रही है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा ब्रिटिश दौर की तरफ चलूँ तो ब्रिटिश काल में आप लोग जानते हैं कि 2 बड़े सुधार आए थे। एक हमारे पास में आया था मेयो रेजोल्यूशन। आप लोगों ने अगर लॉर्ड मेयो का नाम सुना है तो लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है लॉर्ड मेयो जो है रेजोल्यूशन लाया गया था, संकल्प लाया गया था। और ये संकल्प वर्ष 1870 में लाया गया था टू डेवलप द लोकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। एंड एज वी नो कि अंडर द मायो रेजोल्यूशन देयर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज। तो वहां से जो है मायो रेजोल्यूशन के साथ देश में पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था को या म्यूनिसिपैलिटीज को जो है मजबूत करने का कार्य शुरू हुआ था। और उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत लाया था वो आया था अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय जो है लॉर्ड रिपन्स का एक रेजोल्यूशन आया था और इनके द्वारा दिया गया जो प्रस्ताव था इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1882 में। और यहाँ पर इन्होंने पहली बार बात की थी अबाउट द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। इन्होंने कहा था कि हमारे पास में जो है पंचायतों के भीतर एक जो है लोकतांत्रिक जो है रूपरेखा होनी चाहिए, एक जो है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क होना चाहिए। और इसी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के भीतर इन्होंने पहली बार जो है डिवीजन ऑफ पावर्स की बात की थी, जहां पर इन्होंने कहा था कि हमारे पास में जो है म्यूनिसिपैलिटीज का जो है सिद्धांत होना चाहिए या पंचायतों का सिद्धांत होना चाहिए। और यही कारण है कि भारत देश के भीतर जो लॉर्ड रिपन है इनको कहा जाता है द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में स्थानीय स्वशासन की जो सरकारें हैं उनका जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को जो है माना जाता है। ये तो हम लोगों ने बात कहां पर की है, आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स के दौर में। अब आज़ादी के बाद से यदि हम लोग बात करें तो लगातार जो है पंचायती राज के लिए जो है कार्य हुए हैं। मैं आपको जो है क्विक रिवीजन करवाते हैं इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग याद करिए कि पंचायती राज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है देश के भीतर CDP प्रोग्राम आया था। CDP का मतलब है यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो है समुदाय विकास कार्यक्रम के रूप में वर्ष 1952 में पहली बार भारत सरकार के द्वारा पंचायती राज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है स्कीम लाई गई थी। और इस स्कीम का जो मेन उद्देश्य था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका, वो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे पास में अर्बन एरियाज हैं उनका जो रूरल एरियाज हैं उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट। यानी कि CDP प्रोग्राम जो है ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए लाया गया एक जो है प्रोग्राम था। हालांकि इतनी जल्दी जो है वहां पर 1952 में सफल हो नहीं पाया था। इसी CDP प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक और प्रोग्राम लाया गया था जिसका नाम था NES मतलब नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, जो कि वर्ष 1953 में आई थी। और इसका जो कार्य था वो सिमिलर है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो इसके क्षेत्र में जो है दूसरा बड़ा प्रयास यहाँ पर 1953 में आया था।
इसके बाद जो है पंचायती राज को जो है लागू करने के लिए कुछ नई समितियों का गठन किया गया और इसी जो है सीरीज में वर्ष 1957 में पहली बार जो बलवंत राय मेहता जी थे, इन बलवंत राय मेहता जी की लीडरशिप में, बलवंत राय मेहता जो है इनकी लीडरशिप में एक जो है कमेटी का आयोजन किया गया जिसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। और इस कमेटी को ये कार्य सौंपा गया कि आप बताएं कि वास्तव में जो है देश के भीतर रूरल जो डेवलपमेंट है वो कैसे किया जाए। और इन्होंने यहाँ पर पहली बार बलवंत राय मेहता ने ये सिद्धांत दिया था, अपनी रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशंस दी थी कि भारत में अगर लोकल सेल्फ गवर्नेंस को जो है मजबूत करना है तो उसके लिए जो है सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत करनी पड़ेगी और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के क्षेत्र में पहली बार इन्हीं के कहे अनुसार जो हमारे पास में लोकल सेल्फ गवर्नेंस है उनका जो है 3 टियर कंसेप्ट शुरू हुआ था। 3 टियर का मतलब समझ लीजिए कि जो है पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये जो हमारे पास में पंचायतों के भीतर की त्रिस्तरीय प्रणाली थी, वास्तव में इसकी रूपरेखा किस तरीके से बनी थी। त्रिस्तरीय प्रणाली में ये कहा गया कि हमारे पास में जो पंचायतें होंगी उनके स्वरूप को कुछ यूं बांटा जाए जिसमें सबसे ग्राउंड लेवल पर, सबसे जो है नीचे, सबसे ग्राउंड लेवल पर एक जो है ग्राम सभा का या ग्राम पंचायत का जो है गठन होना चाहिए। ग्राम सभा के ऊपर जो है होनी चाहिए हमारे पास में उस समय पंचायत समिति, जिसको मंडल समिति के नाम से भी आप लोग लिख सकते हो, मंडल समिति या पंचायत समिति। और सबसे टॉप में इसमें होना चाहिए जिला परिषद। ये जो है बलवंत राय मेहता जी की जो है दी गई रिकमेंडेशन थी कि ग्रामीण जो है क्षेत्र में डायरेक्टली इलेक्टेड जो होगी विलेज लेवल पर एक विलेज असेंबली होगी, विलेज सभा होगी वहां पर। इंटरमीडिएट लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में पंचायती समिति काम करेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के चेयरमैनशिप के अंतर्गत एक जिला परिषद जो है इसका कार्य करवाया जाएगा। ये 3 स्तरीय प्रणाली को पहली बार बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया और इनके इसी रिकमेंडेशन के बाद पहली बार 2 अक्टूबर वर्ष 1959 को नागौर जिला जो है, नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका राजस्थान में। इस नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार जो है 3 टियर स्ट्रक्चर को जो है स्वीकार कर लिया गया। इसके कुछ ही समय बाद अगर हम लोग बात करें तो 1 नवंबर वर्ष 1959 को दूसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश, जिसने इस जो है त्रिस्तरीय प्रणाली को जो है स्वीकार किया था। हालांकि इसके बाद जो है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल ने भी इसको स्वीकार किया, लेकिन तमिलनाडु में 3 टियर की बजाय 2 टियर स्ट्रक्चर अपनाया गया और वेस्ट बंगाल में 3 टियर की जगह पर जो है 4 टियर स्ट्रक्चर अपनाया गया। तो कुल मिलाकर भारत में जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हो गई और भारत में ये शुरुआत पूछा जाएगा तो राजस्थान का जो नागौर जिला है, इस नागौर जिले से जो है इसकी शुरुआत हुई। लेकिन गाइज मैं आपको यहाँ पर ये भी जो है मेंशन करा दूं कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये नागौर में जो है असफल हो गया था, यहाँ पर जो है फेल हो गया था। अब नागौर में जो है पंचायती राज का जो 3 टियर स्ट्रक्चर था उसके फेलियर के कारण क्या थे, उसके लिए जो है भारत सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया और उस समिति का नाम है सादिक अली कमेटी। और सादिक अली कमेटी से जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि देश के भीतर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हुई थी नागौर से, इसके फेलियर के कारण क्या थे, तो इसने फेलियर के सिर्फ जो है 3 प्रमुख कारण बताए थे। सबसे बड़ा जो फेलियर का कारण था वो था वहां पर पॉवर्टी, यानी कि जो गरीबी है, और जहां पर जो है गरीबी की अधिकता होती है वहां पर ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि लोग जो है वो इलिटरेट रह जाते हैं, यानी कि असाक्षरता जो है इसका एक और जो है सबसे बड़ा कारण बताया गया। और असाक्षरता होने के साथ साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राजस्थान की उस समय जो है राजस्थान जो स्टेट गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंटर है यानी कि जो केंद्र है इसके साथ में कोऑपरेशन नहीं किया जा रहा था। तो ये सबसे बड़े फेलियर के कारण बताए गए थे कि देश में जो है 3 टियर कंसेप्ट जो है फेल हो गया था। उसके बाद इसी क्रम में जो है दूसरी जो अहम समिति बनी थी वो थी अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ था, अशोक मेहता समिति, इसका गठन हुआ था 1977 में। और अशोक मेहता समिति ने जो 3 टियर कंसेप्ट दिया था बलवंत राय मेहता ने, उसको रिप्लेस करने की बात की। और सबसे बड़ी जो है रिपोर्ट्स में 132 जब इन्होंने रिकमेंडेशन सौंपी तो उसमें कहा कि 3 टियर जो कंसेप्ट है उसके स्थान पर जो है 2 टियर कंसेप्ट आना चाहिए। और 2 टियर कंसेप्ट में जो है स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले जो है ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए सीधे मंडल पंचायत, यानी कि उन्होंने जो है ग्राम सभा के कंसेप्ट को जो है रिजेक्ट किया, मंडल पंचायत की बात की, और उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में सीधे क्या आना चाहिए, जिला परिषद आना चाहिए। इस प्रकार की जो है रिकमेंडेशंस के साथ 1977 में जो है अशोक मेहता की जो है समिति आती है।
अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जो मंडल पंचायत होगा इट इज लाइक अ ग्रुप ऑफ विलेजेस विद अ पॉपुलेशन ऑफ 15,000 to 20,000, जहाँ पर 15,000 से 20,000 जो है लोगों की जनसंख्या होती हो, वहाँ पर जो है सीधे मंडल पंचायत का गठन किया जाए। हालांकि इसके अलावा कई और रिकमेंडेशन अशोक मेहता जी ने दी थी, जैसे उन्होंने कहा था कि प्रत्येक जो है पंचायत में एक न्याय पंचायत का गठन हो, एससीज के लिए एसटीज के लिए जो है रिजर्व सीटों का जो है कंसेप्ट यहाँ पर स्टार्ट किया जाए। तो ये इस प्रकार की जो है रिकमेंडेशन अशोक मेहता जी ने दी थी, लेकिन उसी समय सरकार में परिवर्तन हुआ 1978 में। आप लोग जानते हैं मोरारजी देसाई जी की जो सरकार थी वो जो है वहाँ पर खत्म हो गई थी उस समय जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी 78 में, तो उसके बाद ये समाप्त हो गई थी। तो इसके साथ इनकी दी हुई रिकमेंडेशन जो है इन पर भी पॉज लग गया था। फिर उसके बाद जो है इसी सीक्वेंस में एक और जो है समिति का चयन किया गया था, तीसरी प्रमुख समिति, जिसका नाम था GVK समिति। जैसा कि इनके नाम में ही लिखा हुआ है GVK राव समिति। GVK राव समिति जो है या कमिटी जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ और ये एस्टैब्लिशमेंट जो है 1985 का था। इन्होंने यहाँ पर जो है कंसेप्ट दिया पहली बार कि जो हमारे पास में 2 टियर और 3 टियर जो कंसेप्ट है उसको हटाएं और इसके जो है बदले जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इन ब्यूरोक्रेट्स को जो है क्या कर दिया जाए, इनको जो है डाइवोर्स दे दिया जाए। कहाँ से? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। मतलब इन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट है, सीधे सीधे इन्होंने फोकस किया जिले पर कि डिस्ट्रिक्ट शुड बी अ प्रॉपर यूनिट फॉर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। एज प्रिंसिपल बॉडी जो है यहाँ पर हमारे पास में जिला परिषद रहेगी और उसके अंतर्गत जो है डिस्ट्रिक्ट जो होगा ये प्रॉपर यूनिट के रूप में काम करेंगे और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। इसीलिए इस समिति की सिफारिशों को या इस समिति को ही जो है ग्रास विदाउट रूट कमेटी के रूप में जो है जाना जाता है। जस्ट जो है GVK राव कमेटी के बाद में एक और समिति का चयन हुआ था जिसमें समिति आती है LM सिंघवी समिति। और ये जो LM सिंघवी समिति थी, इस समिति के द्वारा जो है पहली बार 1986 में जब इसका गठन हुआ था तो इसके द्वारा जो है एक नया चैप्टर जोड़ते हुए ये कहा गया कि हमें जो है पंचायतों को या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है इनको अधिक से अधिक जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने चाहिए। इन्होंने जो है अधिक से अधिक जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है देने की बात की थी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देने के साथ साथ में इन्होंने कहा कि देश के भीतर जो पंचायतें हैं, इन पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है स्टेटस मिलना चाहिए, यानी कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और ऐसे संवैधानिक दर्जे के रूप में भारत के संविधान के भीतर एक नया चैप्टर जो है ऐड होना चाहिए। और आज यही चैप्टर मैंने भारत के संविधान के जो है 9वें भाग में आपको बताया है, या भारत के संविधान के जो है 11वीं अनुसूची के भीतर आपको बताया है। तो पहली बार LM सिंघवी साहब जो थे, इन्होंने जो है अधिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अधिक से अधिक वित्तीय जो है संसाधन प्रोवाइड करवाने की बात की, संवैधानिक दर्जा देने की बात की और संविधान में जो है एक नए चैप्टर के रूप में जो है इसको जोड़ने की बात की। इसके अलावा इन्होंने ये भी रिकमेंड किया था कि ग्राम पंचायतें जो हैं इनको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए और लगभग जो है हर स्टेट में कोई ना कोई जो है जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स की भी जो है स्थापना होनी चाहिए। LM सिंघवी समिति के भीतर इन बातों को फोकस किया गया। उसके अतिरिक्त एक और समिति का जो है गठन हुआ था, जो समिति हमारे पास में आती है थुंगन कमेटी। ठीक है, यहाँ पर एक और समिति जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था जिसका नाम था थुंगन समिति। थुंगन समिति THUNGON थुंगन कमेटी। थुंगन कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट 1988 में हुआ। इन्होंने पुरानी सभी रिकमेंडेशन को स्वीकार किया। जैसे इन्होंने कहा कि यस, पंचायती राज बॉडीज शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिलना चाहिए। इन्होंने कहा 3 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इन्होंने कहा कि ये जो पंचायतें बनेंगी इसका जो है टेन्योर जो होता है, जो इसकी अवधि होती है, ये फिक्स होनी चाहिए और ये जो है 5 वर्ष की जो है अवधि के लिए बननी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एक प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो है गठन होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसका चेयरमैन एक मंत्री बने। एक प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन समिति बने जिसकी जो है अध्यक्षता एक मंत्री के द्वारा की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका जो है गठन होना चाहिए। इन्होंने भी कहा कि रिजर्वेशन ऑफ सीट होना चाहिए तीनों टेयर्स में, SCs के लिए, STs के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए जो है रिजर्व होनी चाहिए सीटें। और इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में जिला परिषद के अंतर्गत जो है कार्य करना होगा। तो ये सारी रिकमेंडेशन के साथ में जो है थुंगन समिति सामने आती है। इसके अलावा एक और समिति बनी थी अंत में जिसका नाम था गाडगिल कमेटी। और जो गाडगिल कमेटी था इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी सेम है 1988 और इस समय भी उन्होंने बातें जो है सेम रिपीट की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, 3 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, इनका फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए 5 वर्षों के लिए। लेकिन इन सब के अलावा इन्होंने कहा कि जो भी लेवल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ब्लॉक लेवल है या फिर विलेज लेवल है, उसमें क्या होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। फिर महिलाओं के लिए
एससीज के लिए, एसटीज के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए सीट में। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने जो फोकस किया था वो था दैट इज प्लान्स फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राज्य के भीतर सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो है नई नई योजनाएं बनानी चाहिए और पंचायती राज बॉडीज जो है इनको जो है शक्तियां प्रदान की जाए, इनको एम्पावर किया जाए टू कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑल्सो। मतलब जो है आप जो है करों को लगा सकते हो, आप जो है शुल्क को लगा सकते हो, इसका एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। और साथ में गाडगिल समिति के भीतर जो दो सबसे बड़ी रिकमेंडेशन थी वो थी राज्य पहले वित्त आयोग जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट, और स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है यानी कि राज्य जो निर्वाचन आयोग है इसका जो है निर्माण होना चाहिए। तो इन सारी रिकमेंडेशन के साथ में जो है अंत में थुंगन कमेटी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये जो है सिफारिशें दी जा रही है पंचायती राज को देश के भीतर जो है इंप्लीमेंट करने के लिए। जब इन सारी समितियों के द्वारा अपनी रिकमेंडेशन सौंपी गई तो उसी के बाद जो है यहाँ पर अब सरकार की तरफ से जो है कार्य शुरू किए गए और पहली बार राजीव गांधी गवर्नमेंट जो थी उसके तहत जुलाई 1989 में लोकसभा में 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। यानी कि राजीव गांधी जी की जो सरकार थी उस समय जो है 64वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया वर्ष 1989 में। लेकिन ये जो है लोकसभा ने तो पास कर लिया, लेकिन जो है राज्यसभा में जो है ये अगस्त 1989 में जो है फेल हो गया। इसलिए जो है इस समय कभी भी पंचायतों का इंप्लीमेंटेशन हो नहीं पाया। फिर इसके बाद जो है 1990 में 1990 में आप जानते हो कि उस समय वीपी सिंह साहब जो है इनकी सरकार चल रही थी। तो वीपी सिंह की सरकार में जो है फिर से एक बार लोकसभा में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन 1990 में आप जानते हैं कि सरकार का क्या हो गया था, सरकार गिर गई थी। और सरकार जैसे ही गिरी तो लोकसभा में जो पेंडिंग ये बिल था ये भी क्या हो गया, लैप्स हो गया। तो इसलिए 1990 में भी ये पास नहीं हो पाया। अंततः हुआ ये कि 1991 में एक और जो है सरकार बनी, नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी। और नरसिम्हा राव सरकार जब बनी थी तो इसी के भीतर पहली बार 1991 में इस बिल को, जिसमें पंचायती राज के इंप्लीमेंटेशन की व्यवस्था की गई थी, इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। और इसी समय जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। और इस एक्ट के भीतर जो है 1992 में पंचायती राज के इंप्लीमेंटेशन से संबंधित प्रावधान किए गए। इसको लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा पास किया गया। और अंत में 24 अप्रैल वर्ष 1993 से ये जो है पूरे देश में जो है इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया। और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष जो है वो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, नेशनल पंचायती राज डे के रूप में। तो ये आज के दिन का जो है मैंने आपको पूरा सिग्निफिकेंस बता दिया है। और साथ में मैं आपको बता दूं गाइज, आज आपको करना क्या है अपने होमवर्क के रूप में कि आपने भारत के संविधान के भीतर अनुच्छेद 243 से लेकर भारत के संविधान के भीतर के जो अनुच्छेद 243O हैं यहां तक का एक क्विक रिवीजन करना है। मैं आपको जो है इसमें मेन आर्टिकल्स बता देता हूं। जैसे हम लोग आर्टिकल 243 की बात करें तो इसमें डेफिनेशंस के बारे में जो है बात की जाती है। जो सबसे प्रमुख आता है उसमें वो आता है आर्टिकल 243B 43C। 243B की बात करें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में बात की गई है। 243C की बात करें तो इसमें जो है कंपोजिशन ऑफ द पंचायत की बात की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद 243D जो है, डी का मतलब आप लोग सो कॉल्ड डिप्रेस्ड सेक्शन से याद रख सकते हैं। और डिप्रेस्ड सेक्शन के लिए जो है हमेशा रिजर्वेशन की बात आती है। तो आप लोग जो है डी से डिप्रेस्ड सेक्शन और रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण को जोड़ सकते हैं। तो हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में, 243D के भीतर है। इसी प्रकार से जो है एक और प्रमुख जो है 243F आता है, जिसमें F का मतलब क्या है, देखो फाइनेंस। और फाइनेंस को आप लोग इनकम भी लिख सकते हो, राइट। फाइनेंस को आप लोग क्या लिख सकते हो, इनकम लिख सकते हो। तो यानी कि अगर 243F हमसे पूछता है तो 243 जो है F के भीतर क्या किया गया है, यहां पर बात की गई है दैट इज फाइनेंस। यानी नहीं सॉरी, यहाँ पर जो है एक छोटा सा मिस्टेक है। 243F के भीतर जो है डिस्क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, मेंबर्स के जो है यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। बल्कि 243I, अब यहाँ से चलेंगे हम लोग कि I स्टैंड फॉर द इनकम, और इनकम को ही जो है हम लोग जो है फाइनेंस के रूप में भी जान सकते हैं। और 243I के भीतर फाइनेंस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट की जो है बात की गई है। इसी प्रकार से 243 जो है के, जो मेन आर्टिकल से मैं आपको बता रहा हूँ, 243 के में किसको याद रखेंगे, इलेक्शन कमीशन को जो है याद रखेंगे। तो राज्यों के लिए जो है पंचायतों में इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था 243 के भीतर की गई है। इसी प्रकार से अंत में जो 243O आता है, इसके भीतर बात की गई है बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ पंचायत। पंचायतों के चुनाव से संबंधित जो भी मामले हैं उनमें जो है सरकार के द्वारा कोर्ट के द्वारा जो है इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, मध्यस्थ नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए जो है यहाँ पर आया था हमारे पास में
243 ओ जो है इसके लिए जो है व्यवस्था की गई थी। हालांकि इसमें जो है मैंने कई सारे जो है पॉइंट आपको पंचायती राज के बारे में विस्तार में नहीं बताए हैं, जिनको हम लोग पॉलिटी की क्लास में जो है करने वाले हैं। मुझे उम्मीद ये है कि आपको जो मैंने अभी तक चीज़ें बताई हैं उनको क्विक रिवीजन के रूप में जो है आप लोगों ने इसको याद किया है, और इसके बाद जब हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तो उसमें पॉलिटी वाले सेशन में कंप्लीट पंचायती राज के लिए हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको जो है ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना है तो इसके लिए आप लोग जो है दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बस तब तक के लिए आज के लिए यही सारी बातें हैं, एंड आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन आप सभी को जो है शुभ रात्रि, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में। हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग।